हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट नंबर सेकंड। देखिए, ये इसमें जो डिस्कस करेंगे हम वो है रीडिंग स्किल्स। देखिए, रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, एसएससी का दो, कोई भी एग्जाम दो, गवर्नमेंट एग्जाम दो, प्राइवेट एग्जाम दो। रीडिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी वहाँ पर चेक की जाती है कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में। तो हम समझते हैं कि रीडिंग क्या है। तो रीडिंग बेसिकली सबसे फर्स्ट थिंग होती है जो आप सीखते हो जब आप लिटरेट बनते हो, क्योंकि लिटरेट जब आप बनते हो तो आप लिटरेट की डेफिनेशन क्या होती है कि 7 ईयर्स पर्सन जो लिख सकता है एक लैंग्वेज, वो लिटरेट होता है। तो बेसिकली रीडिंग एक बहुत आसान टास्क होता है, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग करके समझना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। जैसे कि आप जो है इस पैसेज को, ये पूरी बुक को रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो, इसलिए समझ रहे हो ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है। और इसलिए कहीं ना कहीं एक तरीके से रीडिंग एक प्रोसेस भी होती है, कम्युनिकेशन भी होती है। जैसे कि आपने कुछ लिखा, किसी और ने उसे पढ़ा, तो ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। तो वैसे ही अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होगी जब सामने वाला वो समझ पा रहा है कि राइटर क्या बताना चाहता है, तब जाके ये रीडिंग की प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगी। अब हम बात करते हैं कि रीडिंग स्किल्स के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने होते हैं और रीडिंग टेक्निक्स क्या होती है। रीडिंग टेक्निक्स में आता है, एक होता है स्किमिंग, एक होता है स्कैनिंग, एक इंटेंसिव रीडिंग और एक एक्सटेंसिव रीडिंग। बहुत आसान सा है, मैं आपको समझा देती हूँ। स्किमिंग मतलब जैसे कि अगर आप कोई भी एक टेक्स्ट होता है, जैसे कि समझ लीजिए आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आपको है ना कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चाहिए, आपको पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज़ चाहिए, ऐसी कोई पर्टिकुलर न्यूज़ चाहिए आपको, तो आप स्किमिंग करते हो। ठीक है। समझ लीजिए आपने चैप्टर एक बहुत बार पढ़ लिया है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसमें से पढ़ना है तो आप जो है स्पीड रीडिंग करते हो, उसे स्किमिंग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है स्कैनिंग का। मतलब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब हम स्कैनिंग करते हो। कभी कभी आपको कुछ आंसर्स लिखने होते हैं तो आप पर्टिकुलरली वो चैप्टर को स्कैन करते हो, इसे हम स्कैनिंग कहते हैं। थर्ड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। आप ध्यान से पढ़ते हो कोई चीज़ को, एक एक चीज़ को पढ़ते हो, इसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं और उसमें से हम कुछ मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अक्सर जब हम कोई पर्टिकुलरली पोम पढ़ते हैं, ठीक है, पोम बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फर करनी होती है। इसे हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। जैसे कि एक पोम दी हुई है यहाँ पर, और ये पोम को जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको इसके मीनिंग निकालने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होती है। इसके बाद आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज जनरल रीडिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको हर वर्ड पढ़ के नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे ही जब आप भी पढ़ेंगे तो आप हर वर्ड जो है, ज़रूरी नहीं है आप उसको हर वर्ड को समझेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको जो समझना है वो तो आप समझ जाएंगे ना। वैसे ही जब आप कोई नॉवल पढ़ते हो कोई राइटर के द्वारा, नॉवल में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स आते हैं, लेकिन आप उसका हर एक का डिक्शनरी देख के मीनिंग तो नहीं देखने लग जाते हो ना। तो बेसिकली आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो, मतलब आप जो है आगे बढ़ते जाते हो विदाउट स्टॉपिंग। तो उसके बाद हम देखते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। जैसे कि अगर आपको टीचर पढ़ाने से पहले अगर बोल रहा है कि चैप्टर पढ़कर आना, तब आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हो उस चैप्टर की। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम समझते हैं कि रीडिंग स्किल्स के अंदर हमें किस तरीके से रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। तो जब कोई चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि क्या आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे कि आपने ये बुक खुली, तो आपको पता होगा कि आप ये जो है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ने वाले हो। तो जब आप उसका ऊपर का टाइटल पढ़ोगे, तो आप उसका सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसका एसेस पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा मेन आइडिया क्या है। अगर आप डायरेक्ट कुछ भी पढ़ने लग जाओगे तो आपके दिमाग में जो है वो नहीं बैठेगा। तो ये पहली चीज़ होती है प्री रीडिंग। उसके बाद होती है वाइल रीडिंग। मतलब अक्सर क्या होता है ना, हम हमको लगता है हम पढ़ रहे हैं, और अक्सर जब हम रीडिंग करने लग जाते हैं हमारा ध्यान कहीं और चले गया। तो बीच बीच में रुक के सोचना चाहिए कि क्या हमारा ध्यान यहीं पर है, क्या हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और उसके बाद पोस्ट रीडिंग में आपको क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो आप पढ़ चुके हैं क्या आपको उससे कुछ समझ में आया, क्या आप उसको रीराइट कर पा रहे हैं, या क्या आप उसको याद रख पा रहे हैं, जो चीज़ के लिए आपने उसको पढ़ा था क्या आप उसको याद कर पाए हैं। और ऑफ कोर्स सी बात है, एक बार पढ़ने में तो आपको किसी को भी याद नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है कोई भी चीज़ को हम बार बार पढ़ते हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। अब इसके बाद हम समझेंगे कि रीडिंग का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, अक्सर हम रीडिंग करते हैं, लेकिन रीडिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो रीडिंग की होते हैं ना, रीडिंग बिहाइंड द लाइंस या फिर बिटवीन द वर्ड्स, मतलब जो चीज़ें नहीं लिखी है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। तो चार तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं रीडिंग करके हम। एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग का एनालिसिस। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, आप इसको ग्रामेटिकली पढ़ के समझ सकते हैं क्योंकि आपको इंग्लिश आती है। दूसरा होता है रेफरेंशियल मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग मतलब जब आप समझ पा रहे हैं कि वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। मतलब मैंने ये आपको जो पूरा क्रक्स बताया, ये मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ कि मुझे पता है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है।
मुझे अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है, ठीक है। थर्ड चीज़ है कॉनोटेशनल मीनिंग। अब अक्सर जब आप पोम्स पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको सिंपल लगती है लेकिन उसका मीनिंग बहुत अजीब होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अगर आप पढ़ते हो कहीं पर लिखा है वाइट, ठीक है, तो वाइट का मतलब वाइट नहीं होता, वाइट का मतलब होता है पीस, ठीक है, सॉलिडेरिटी, इस तरीके से। चौथा है सोशो कल्चरल मीनिंग। मतलब जब आप किसी चीज़ को पढ़ते रहते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, इसके अलावा भी इसका बहुत सारा मतलब है जो हम नहीं समझ पा रहे थे। मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ हमारा सोशो कल्चरल मीनिंग्स में अगर आप समझे तो उसका अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाइट का मीनिंग क्या निकल सकता है सोशो कल्चरल मीनिंग में, जैसे कि वाइट मैन बर्डन जिसे हम कहते हैं, या फिर जो वाइट जिसको हम रेफर करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरोपियन पीपल, तो उससे भी जो है हम वाइट कह सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है चीज़ें समझ में आ गई होगी। 4 तरीके से हम इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं ऑफ रीडिंग, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर आप कोई कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, कोई एग्जामिनेशन में आपको कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, तो उसे आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पहले तो उसका आंसर सॉल्यूशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको क्या करना है, जब आपके पास कोई पैसेज आया उसको जल्दी से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ने लग गए पहली बार में ही तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक तरीका लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर जाकर है ना आंसर ढूंढो। ये मत करना, ठीक है, मैं कहती हूँ मत करना, क्योंकि बचपन में ठीक था, काम हो जाता था, बट अब बड़े होने के बाद नहीं आता है ये काम। कैसे? बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर जाके हम आंसर ढूंढते हैं ना, तो हमारा दिमाग सिर्फ क्वेश्चंस पे जाता रहता है और हम जो पैसेज का जो एटलीस्ट जो हमारा मीनिंग हमें समझना चाहिए ना, वो नहीं समझ पाते। और अब बड़े हो गए हैं तो इतना तो आसान पैसेज आपको दिया नहीं जाता है कि आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि व्हाट वाज द कलर ऑफ कैट और आपने पैसेज में आकर देखा द कलर ऑफ कैट वाज ब्लैक, ऐसा तो नहीं रहेगा। पैसेज का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पहले आप एक बार पैसेज को पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बेसिकली कभी भी जो है पहले क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, पहले आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और वह पैसेज पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, पूरा पैसेज का मीनिंग समझना है। क्योंकि वापस आपको अगेन बता रही हूँ, इस टाइम पे भी आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है भाई? क्योंकि देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना तो आपके दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन ही घूमते रहेंगे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले एक बार आप पैसेज समझ लेंगे ना तो आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस जाके पढ़िए पैसेज, और इसमें जो है आपको पूरी तरीके से जो है आंसर उसके मिल जाएंगे। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आप वापस लिखना मत चालू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए वापस आके कि क्या मैंने क्वेश्चन सही समझा था। अक्सर बच्चे क्वेश्चन समझने में दिक्कत कर देते, गलत कर देते, तो क्वेश्चन फिर समझिए। तो ये प्रोसेस अगर आप समझ गए, फॉलो करके देखेंगे तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन फिर आप वापस देखिए कि मैंने सही समझा था या नहीं समझा था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को जो है ना कहते पढ़ने में गलती मत करना। अगर क्वेश्चन गलती से गलत पढ़ लिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने फिर देख लिया कि चलो क्वेश्चन भी सही है और मुझे समझ में भी आ गया है कि यही लिखना है। अभी आप जब बड़े हो गए हो, क्योंकि आपके जो पैसेजेस आते हैं वो बच्चों के लेवल के नहीं आएंगे, उसमें सब चीज़ों को पैराफ्रेज करना होता है, ठीक है। उसमें आपको ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसेज से उठाया और ऐसी कैसी छाप दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है पैसेज को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर खुद के वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तब आपको पता है आंसर ये है, उसके बाद आप अपने मन से जो है शब्दों के यूज़ करके जो है आंसर को फ्रेम आउट कीजिए। ऐसी की ऐसी नहीं चिपका देना है जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिर वापस आ गया, यूज़ योर ओन वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी वोकेबलरी खुद की यूज़ कर रहे, पता ही नहीं चल रहा कि पैसेज में से कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन इतना वर्ड्स आपको खुद की यूज़ करना है कि ऐसा ना लगे ये कॉपीड आंसर है। बिकॉज सीबीएसई के अंदर क्या होता है, अगर पूरा आंसर आपने कॉपीड लिख दिया तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ज़ीरो मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग चेकिंग रूल होता है। तो बेसिकली आपको कभी भी जो है एग्जैक्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो है नहीं कॉपी करना है। इससे ये समझ में आता है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आया और जो है आपने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। हाँ, अगर आपके पास फैक्ट्स है, ठीक है, आपके पास फैक्ट्स दिए हुए हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो फिर बेसिकली आप जो है उसको लिख सकते हैं फैक्ट्स वगैरह, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ तक हो सके आपका जो इन्फॉर्मेशन है आपको कंप्लीट सेंटेंसेस में देना है। जहाँ पर ऐसा लिखा है कि चलो आप वन वर्ड में दो तो अलग बात है, लेकिन हाँ, वरना आपको कंप्लीट सेंटेंसेस में देना है। ऐसा नहीं देना है कि कुछ पूछा गया उसका शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट सेंटेंस में आपको देना है। और बेसिकली आंसर उसी टेंस में होना चाहिए जैसा आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे वो क्या देखता है तो ही सीज, वही आंसर वही टर्म्स में आपको जो है आंसर देना है।
और फाइनली जब आप आंसर लिख चुके हो तो आपको अब पहले जाकर चेक करना है वापस क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए कि अगर मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं और सामने वाला पर्सन ये आंसर देगा तो क्या मैं ये आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। उसके बाद फिर चेक कीजिए कि हाँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और हर एग्जाम में आपको काम में आएगी, इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट पैसेजेस दिए गए हैं। ये जो पर्टिकुलर पैसेज दिया गया है आप पहले से पढ़ना, उसके बाद इसके नीचे आंसर्स दिए गए हैं। तो मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवा रही हूँ बिकॉज इसके आंसर्स नीचे दिए गए हैं और आप जो है ये पढ़ सके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले आप पहले सॉल्व करना उसके बाद ही इसके आंसर्स देखना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है उसमें हमें जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके जो है हमें आंसर्स निकालने हैं। तो मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ ये जो एक्सरसाइज में दिया गया है। तो एक्सरसाइज में दिया गया है विद ईगर एंटिसिपेशन, मतलब मैं जो है बड़ा उत्साह से जो है वेट कर रहा था, हम लोग सब वेट कर रहे थे नेक्स्ट स्टेज के लिए। और एक टेलर जो है हमें जो है उसे बुलाया गया ताकि वो जो है मतलब हमें मेजर कर सके। 5 बॉयज एंड 1 गर्ल, ठीक है। मैरी लीला राव फॉर द स्पोर्ट्स किट। तो मतलब 5 लड़के थे और एक लड़की थी, उनके पास एक टेलर आने वाला था जो उनको मेजर करने वाला था, उनको स्पोर्ट्स किट मिलने वाली थी। और ये जो मतलब जो रीडर मतलब जो राइटर है वो बता रहा है आई वॉज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस से भरा हुआ था। जस्ट लाइक अ चाइल्ड हु हैड बीन गिवन अ बैग फुल ऑफ कैंडी, जैसे कि एक बच्चे को फुल बैग फुल ऑफ कैंडी मिल जाती है। और वो इसलिए खुश था बिकॉज उसको एक ब्लेजर मिलने वाला था जिसके नाम जिसके ऊपर क्या लिखे रहने वाला था, इंडिया। ठीक है। एक हफ्ते बाद हम लोग कहाँ चले गए, ठीक है, एक हफ्ते बाद हम कहाँ चले गए, एक यहाँ पर मतलब ये जो 5 बॉयज एंड 1 गर्ल है तो बेसिकली ये लोग जो है स्पोर्ट्स पर्सन है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एक हफ्ते बाद ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया चले गए। द नाइट बिफोर वी लेफ्ट आई कुड नॉट स्लिप, और जाने से एक रात पहले मैं नहीं सो पाया। मेरा स्मॉल सूटकेस जो है वो पैक्ड था विद माई किट एंड बेडिंग एंड आई वांटेड टू फॉर द सन टू राइज, मतलब एक्साइटमेंट के कारण नींद नहीं आती, वैसे ही उनको नींद नहीं आ रही थी। एक्साइटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ व्हाट ले अहेड वी बोर्डेड द ट्रेन टू बॉम्बे। और इसी के साथ वो बॉम्बे जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया की जर्नी जो है वो शुरू होती है। जब वो बताते हैं कि बॉम्बे के चर्च गेट स्टेशन पे वो पहुंचते हैं तो हमें जो है होटल लेके जाया जाता है बाय द बस। और पहली बार वो बोलते हैं कि मैंने ऐसे होटल देखा था, एक ग्रैंड पैलेस देखा था, और वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और वो क्या थे, एक सिंपल विलेज बॉय थे और वो मतलब इतना बड़ा उसमें जगह में क्या कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा था। और हम फिर जब क्या कहते हैं एस्टोरिया में थे, कमांडर रखी जो हमारे मैनेजर थे वो हम बताते थे किस तरीके से जो है टाई नॉट करना है और टेबल मैनर्स, बिकॉज विलेजर्स होने के कारण उन्हें पता नहीं होगा कि टेबल मैनर्स क्या है, तो उसे वो लेसन सिखाते थे। उसके बाद जब वो सेंटा क्रूज पहुंचे, सेंटा क्रूज आपको पता है द एंटायर एटमॉस्फेयर द टर्मिनल सीम अनरियल, इट्स ब्राइट लाइट्स, स्टेज साउंड, द रश ऑफ पीपल। जैसे कि एटमॉस्फेयर होता है तो मतलब एक सिटी का एटमॉस्फेयर होता है, तो वैसे ही जो है पूरा एटमॉस्फेयर था। और मतलब क्या कहते हैं मैरी लीला राव को छोड़कर बाकी हम में से किसी ने भी मतलब पहले जो है फ्लाइट नहीं ली थी, ठीक है। और तो है ना मैं बहुत परेशान था, स्केर्ड था, कंफ्यूज था। मेरे पास कोई बेडिंग नहीं थी, कुछ खाना नहीं था, मैं सोऊंगा कहाँ, मैं कहाँ रहूंगा, प्लेन कैसे इतने सारे लोग साथ उठेगा, मतलब जो पहली बार प्लेन में उड़ता है उनको एक्साइटमेंट रहता है उस तरीके से। और उनका लगेज कहाँ है, क्या ये इतना मेरा वेट संभाल पाएगा, ऐसा सोचते हैं ना। आई फॉलोड माई companions toward the huge monster that awaited us and blindly climbed up the ramp into the cabin। और फिर वो वापस जो है मतलब चढ़ जाते हैं प्लेन के अंदर और सीट बेल्ट उसको बांधने का बोलते जाता है। और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, तो मैं मेरे हाथ जो है वो थोड़े से मतलब कपकपाते हैं ना जब हमारे हाथ, जब हमें पता नहीं होता, तो फिर एयर होस्टेस उनको जो है हेल्प करती है। और प्लेन जो है स्टार्टेड टू टैक्सी अलोंग द रनवे। तो बेसिकली यहाँ पर जब प्लेन स्टार्ट होता है मैंने आइज क्लोज की और गॉड से प्रे किया। तो गॉड से प्रे किया, जब हम थोड़ा डरते हैं ना कि भाई क्या होगा, तो इसलिए हम गॉड से प्रे करते हैं। फिर उनके आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टोमक एज द प्लेन असेंडेड एंड देन वी वेर एयरबॉर्न। फिर हम लोग जो है उड़ गए और मैं बाहर देखा, ठीक है। और बेसिकली मैंने देखा कि इंजन में से स्मोक आ रहा है। और मैंने अलार्म लगा, मतलब अलार्म बजाते हैं ना, तो मैंने बजा दिया, मुझे लगा कि प्लेन जो है फायर पे है। और एयर होस्टेस ने आगे बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूल जल रहा है, ठीक है। तो वो फिर हंसते हैं, ठीक है। तो ये मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जी हाँ। तो ये हमें आखिरी में पता चला, बिकॉज हमें देखिए कोई भी चीज़ बिल्कुल अनबायस तरीके से पढ़नी चाहिए। ऐसी नहीं पढ़नी चाहिए कि हमें हाँ पहले से पता है कि क्या है ये चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी है और मिल्खा सिंह। तो अब जो है क्या कहते हैं अब पैसेजेस के बेसिस पे हमें आंसर लिखने हैं। तो वाई कुडेंट मीका सिंह स्लीप अ नाइट बिफोर दे लेफ्ट, ऑफ कोर्स ये बात है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। तो इतना सा नहीं लिखना है, थोड़ा अच्छे सेंटेंस बना के लिखना है। मीका सिंह was not able to sleep a night before they left because he was excited
दैट अबाउट द जर्नी ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, ऐसा। उसके बाद हाउ मैनी पीपल हैड फ्लोन अर्लियर, तो कितने लोग फ्लो मतलब पहले जो है उड़ चुके थे। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैरिड लीला राव जो एक गर्ल है उनके साथ, उनको छोड़कर बाकी किसी ने भी नहीं उड़ा था, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ओनली वन, दैट इज द गर्ल विद देम, उनका नाम आप लिखोगे। सेंटा क्रूज का एटमॉस्फेयर अनरियल क्यों था, वो आप लिखोगे। तो उसमें आप लिखोगे कि बहुत सारी लाइट्स थी, बहुत सारी व्हीकल्स थी, ये सब आप लिखोगे। उसके बाद दो रीजंस क्या थे, जैसे मिल्का परेशान थे, तो मीका ने कहा कि बस मैंने कुछ फूड भी नहीं लेके जा रहा था, मेरे पास कोई बेडिंग भी नहीं था, मतलब उनको पता नहीं था कि मुझे वहाँ पर फूड और अकोमोडेशन मिलेगा, तो वो चीज़ उनको पता नहीं थी, तो इसलिए वो थोड़ा सा परेशान थे। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट वाज अ ह्यूज मॉन्स्टर, तो जो जिसको मॉन्स्टर कह रहे थे वो प्लेन को जो है मॉन्स्टर की तरफ रेफर कर रहे थे। और वाई वॉज ही फैसिनेटेड बाय द होटल, तो बेसिकली होटल क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, उन्होंने पहली बार ऐसी होटल देखी थी, इसलिए वो फैसिनेटेड हो चुके थे। उसके बाद वाई डिड द एयर होस्टेस नीड टू हेल्प हिम, तो पहली बार तो एयर होस्टेस ने उन्हें क्यों हेल्प किया, पहले तो उनको जो है सीट बेल्ट बांधना नहीं आ रहा था, इसलिए हेल्प किया, तो वो आपको लिखना है। और फिर उन्होंने गॉड को क्यों प्रे किया, ही प्रेड टू द गॉड, क्योंकि वो जो है थोड़े से नर्वस थे और उनको डर लग रहा था, पहली बार ही वॉज ऑन द फ्लाइट। सेकेंडली नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन पैरा नंबर 1, तो हम देखते हैं पैरा नंबर 1 में कौन सी स्पीच है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, उसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। अगर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको एक वीडियो देखना है तो मैंने वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से डिटेल में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसमें मैंने बताया है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो यहाँ पर दिया है आई वाज फिल्ड विद हैप्पीनेस जस्ट लाइक अ चाइल्ड, तो यहाँ पर जो लाइक है मेंशन, लाइक जो है सिमिली में आता है, आपको पता है, तो इसलिए जो है लाइक की आने की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, सिमिली आएगा। तो ये आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। फिर सेकंड पैसेज हमको मिलता है और फिर हमें इसके आंसर्स मिलते हैं। सेकंड पैसेज हम पढ़ते हैं, न्यूज़ मीडिया जो है आजकल क्राइसिस में है अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड, ऐसा बताया जा रहा है, वो क्यों है पता करते हैं। जर्नलिज्म एज वी नो इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड ऑब्वियसली विद सम एग्जेजरेशन, और मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, जर्नलिज्म को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कोलैप्सिंग, मतलब खत्म हो रहा है, डिसइंटीग्रेटिंग, मेल्ट डाउन, इस तरीके से बता रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि एक डिजिटल एज आ चुकी है और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, एक ग्लूम है, ठीक है। तो क्या ग्लूम है, तो और मैच्योर मीडिया मार्केट्स ओवर द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर एंड आल्सो ब्रॉडकास्ट टेलीविजन। तो अब क्योंकि डिजिटल एज आ गई है तो बता रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज में एक प्रॉब्लम हो गई है कि फ्यूचर न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा और ब्रॉड टेलीविजन कौन देखेगा। तो अब क्योंकि सबके पास मोबाइल आ गया है, मोबाइल में न्यूज़ आने लग गई है, तो इस चीज़ की वजह से। तो दो 2 decades after a call issued from a conference in Windhoek, Namibia for the establishment of World Press Freedom Day, the arrival of digital revolution, the evolution of the internet, the emergence of new forms of media, and the rise of online social networks has reshaped the media landscape and made the press of 2011 something that those gathered in Windhoek in 1991 would not have imagined. तो होता यह है कि मतलब विंडहॉक नामीबिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है 1991 के अंदर, वहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसके 20 साल बाद, मतलब बताया जाता है 2 डिकेट्स मतलब 20 साल बाद क्या चालू हो जाता है, मतलब डिजिटल, आपको पता है 2011 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलता है कि डिजिटल लैंडस्केप बढ़ने लग जाता है, डिजिटल रिवॉल्यूशन आने लग जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं। तो किसी ने सोचा नहीं था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे और इंटरनेट आ जाएगा। तो उस टाइम पे जो डिजिटल रिवॉल्यूशन आने की वजह से सब चीज़ें जो है चेंज हो गई है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस दैट न्यूज़ इंडस्ट्री इज नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ इट्स ओन फ्यूचर, मतलब न्यूज़ इंडस्ट्री अब खुद के फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दैट इट इज टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक गूगल एंड सोशल मीडिया दैट लीड द वे एंड लुक सेट टू हेजेमनाइज द पब्लिक स्पेस। तो अब देखिए आप कई ऐसे न्यूज़ चैनल पर जाके आज तक ये वो आप जाके न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, आप गूगल पे न्यूज़ मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे न्यूज़ मिल जाती है। तो अब टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है ये न्यूज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन होने जा रही है। Global financial crisis and economic slowdown of 2008-9 sent several Western media organizations into tailspin. तो बेसिकली कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से बहुत सारी वेस्टर्न मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या कहते हैं बहुत नुकसान हुआ उनको। एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू द लाइफ लाइन ऑफ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, उस टाइम वो जो है उनको अफेक्ट हुआ क्योंकि एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू ही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। जितनी भी न्यूज़ आती है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो उसी के उनको जो है पैसे मिलते हैं। सेकेंडली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स whose strength had been sapped and those situational advantage had been undermined over the years went into bankruptcy or protection against bankruptcy। तो बेसिकली बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे, उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत टाइम तक के जो है मतलब जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स वाज बेल्ड आउट बाय एन इमरजेंसी लोन, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को भी जो है 250 मिलियन का US डॉलर का जो इमरजेंसी लोन जो है
बेल आउट को हुआ फ्रॉम मैक्सिकन बिलियनर कार्लोस स्लिम टू हेल्प द न्यूज़पेपर कंपनी फाइनेंस इट बिजनेस। तो उसको बेसिकली लोन देना पड़ा मैक्सिकन बिलियनर कार्लोस स्लिम के द्वारा, ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जर्नलिस्ट लॉस्ट देयर जॉब्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे लोग जर्नलिस्ट अपने जॉब जो है उनकी जा चुकी है। न्यूज़ रूम्स आर 30% स्मॉलर देन इन 2000। और अब न्यूज़ रूम जो है बहुत ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। देयर हैज़ बीन सम रिकवरी और टू बी मोर प्रोसाइज स्लो डाउन इन डिक्लाइन। 2010 के बाद थोड़ा रिकवरी हो रही है इस चीज़ में, बट प्रिंटेड न्यूज़पेपर सर्कुलेशन आर इन रिवर्सिबल डिक्लाइन अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो अब जैसे कि आप देखिए न्यूज़पेपर जो है आपके मोबाइल पे आ जाता है, तो प्रिंटेड न्यूज़पेपर जो है डेवलप वर्ल्ड में कम हो रहा है, डेवलपिंग वर्ल्ड में बढ़ रहा है, लेकिन डेवलप वर्ल्ड में कम हो रहा है। They have been in steady long-term secular decline much before the recent recession hit these countries and their news media. तो बेसिकली ये डिक्लाइन हो रहा है। सर्कुलेशन इज लाइक द सन, इट कंटिन्यूज टू राइज इन द ईस्ट एंड डिक्लाइन इन द वेस्ट। देखिए ऐसा हो रहा है, मतलब देखिए मैंने बताया ना, ईस्टर्न कंट्रीज से इंडिया वगैरह यहाँ पर बढ़ रहा है और वेस्ट में जो है कम हो रहा है। क्रिस्टोफर राइस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of World Association of Newspaper and News Publisher, told those assembled at World Newspaper Congress and World Editor Forum in Vienna in October 2011. His presentation of World Press Trends 2011, the annual survey done by Van IFRA, focused on 6 key areas. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्रिस्टोफर राइस जो कि सीईओ है कंपनी के, जिसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ पब्लिशर, वो एक कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पर बताते हैं अक्टूबर 2011 में कि 6 ऐसे की एरियाज है जिस पे हमें ध्यान देना है। द मीडिया कंजम्पशन शिफ्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, नंबर ऑफ टाइटल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बाय द मीडिया, न्यूज़पेपर रेवेन्यू एंड इंटरनेट वर्सेस मोबाइल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देयर वाज अ क्लियर सेंस इन द वीना गैदरिंग दैट अ हिस्टोरिकल एरा फॉर न्यूज़ मीडिया वाज कमिंग टू एन एंड दे हैड एंटर्ड even if differentially across the world an intermediate period of uncertainty। तो बेसिकली जब मेना में वो लोग मिले तो ये बात क्लियर थी कि अब न्यूज़ मीडिया जो है धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ रहा है, क्योंकि ऑडियंस का बिहेवियर जो है चेंज हो गया है और अब वो लोग मोबाइल से जो है, मोबाइल प्लेटफॉर्म से जो है हर चीज़ पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बिग चैलेंज ट्रेडिशनल न्यूज़ बिजनेस के लिए ये है कि ऑडियंस को इंगेज किस तरीके से रखा जाए। ठीक है, और वी हैव ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली एफिशिएंट इन यूजिंग द टाइम ऑफ आवर रीडर, Rice told his audience in Vienna, but now we are in a more challenging environment because readers are more promiscuous. They have more choice. They read newspaper with less frequency, and we have to do more to attract them, find news way to garner their loyalty. तो now what is the problem कि आज आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आपको गूगल में न्यूज़ मिल जाती है, आपको जब मन करे आप खोल के 2 मिनट में पढ़ लेते हो, आप यूट्यूब पे उसका समरी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है आपको जो है और मुश्किल हो चुका है कि आप रीडर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करो। दिस इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड्स and the accompanying stresses, pessimism, disarray have already taken a big toll of independent and resourceful journalism in the developed world। तो इस वजह से जो है, और इसके अलावा जो स्ट्रेस है और जो पेसिमिज्म है, इस वजह से ऑलरेडी बहुत सारा जर्नलिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन जर्नलिज्म commissioned and published by Journalism School of Columbia University, New York, the era of dominant newspaper and influential network news division is giving way to one in which the gathering and distribution of news is more widely dispersed। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिकन जर्नलिज्म ने कमीशन की थी और पब्लिश की गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। वो बताते हैं कि अब धीरे धीरे जो है ये जो है ख़त्म होते जा रहा है डोमिनेंट न्यूज़पेपर, और अब जो है दूसरी तरीके से आप देखेंगे न्यूज़पेपर जो है यूएस के वो कोलैप्स हो रहे हैं। Newspaper, the country's chief source of independent reporting, are shrinking literally, with a fewer journalists reporting less news in fewer pages। तो बेसिकली अब कंट्री का जो सोर्स था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट टेलीविजन विच स्टिल कमांड्स ऑन अ बिग ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड रिमेन द वर्ल्ड प्रीमियर एडवर्टाइजिंग मीडियम डू नॉट सीम मच ब्राइटर। मतलब अब जो है ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न का भी इतना ज़्यादा हाई फ्यूचर हमको नहीं देखने को मिलता है। अब हम आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हेजेमनाइज का मतलब क्या होता है। तो हेजेमनाइज का मतलब होता है डोमिनेट करना किसी चीज़ पे। ठीक है, दूसरा हमारा जो होता है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसमें से कौन सा, इकोनॉमिक स्लो डाउन इम्पैक्टेड न्यूज़ रूम। ठीक है, एक बात ये है। सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर पब्लिक स्पेस। ठीक है, राइज ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स हैव हेल्प द न्यूज़ मीडिया। तो ये क्या सही है क्या गलत है। तो ऑनलाइन सोशल नेटवर्क से न्यूज़ मीडिया की हेल्प तो हुई नहीं है, तो बेसिकली थर्ड सही नहीं है।
फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो हाँ ए आएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर राइस व्हाट हैज इम्पैक्टेड द मीडिया मोस्ट, तो मीडिया को किसने इम्पैक्ट किया है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर राइस। तो आप वापस जाकर चेक कर सकते हैं क्रिस्टोफर राइस का क्या स्टेटमेंट था, उसको आप जाकर पता करिए, क्योंकि तीनों भी चीज़ें जो है क्या कहते हैं इम्पैक्ट करी है, बट क्रिस्टोफर राइस का क्या कहना है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो सर्कुलेशन जैसे क्रिस्टोफर राइस बताते हैं ना अपनी बुक में कि 6 के एरियाज है जिस वजह से जो है क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मीडिया कंजम्पशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो इसके बाद हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ साइबर मीडिया, इकोनॉमिक स्लो डाउन, लॉस ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम आपका जो है आंसर आएगा। पहला डेवलपिंग वर्ल्ड अल्सो सॉ सिमिलर फेट ऑफ मीडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द डेवलप वर्ल्ड, तो एक गलत हो जाएगा बिकॉज डेवलपिंग वर्ल्ड में तो मीडिया का राइज हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब देखिए आपको जो है ना एलिमिनेशन टेक्निक भी आना चाहिए, फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली गलत है, तो ए वाला भी गलत हो जाएगा, इसमें फर्स्ट है और ये वाला भी गलत हो जाएगा, और ऑल ऑफ देम भी गलत हो जाएगा बिकॉज जो है ये फर्स्ट वाला गलत है, तो बचा क्या, सेकंड ही बचा ना। तो बेसिकली इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर द मीडिया टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हाँ सही है। इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ यूएस मीडिया इज कोलैप्सिंग, तो ये भी सही है, ठीक है। स्टेट ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया स्पेशली टेलीविजन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द अदर ट्रेडिशनल मीडिया, तो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है टेलीविजन जैसे कि होती है इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर ट्रेडिशनल मीडिया। बेसिकली इस मतलब बता रहे हैं कि टेलीविजन का जो मतलब टेलीविजन के साथ भी वही हाल हो रहा है जो बाकी मीडिया के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें आप ट्रू भी लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है द पैसेज डज नॉट गिव एनी कॉन्क्रीट डिटेल फॉर द सेम, ये भी बात सही है। टेलीविजन इज वन ऑफ द ऑडियो विजुअल मीडिया अंडर थ्रेट, तो बेसिकली अंडर थ्रेट तो है, ये हमें समझ में आता है, लेकिन क्या उतने ही अंडर थ्रेट में है जितना ज़्यादा जो है दूसरी चीज़ें थ्रेट में है, ये हमें पैसे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो बेसिकली इसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा द पैसेज डज नॉट गिव एनी कॉन्क्रीट डिटेल फॉर द सेम। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और पैसेज दिया गया है, आपको जो है ये पैसेज सॉल्व करना है, इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसके आंसर्स का जो है सॉल्यूशन जो है बता दूंगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर जो है आई थिंक 3 ही चैप्टर्स है इसके अंदर, तो हमारा लास्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट वाला, तो वो हम जो है फिनिश कर लेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।